जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेट विद अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। आर दिस आर्गुमेंट्स वैलिड, ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वैलिड है कि नहीं। तो पहली बात है जिसको पार्ट 3 नहीं पता ना, है ना, वो लिख ही ना पाए। और जिसको इसमें मतलब कंफ्यूजन भी है कि नहीं ये फंडामेंटल राइट था या कुछ और था, वो भी लिख ना पाए, ठीक है, इसलिए ऐसा बनाया गया है, ठीक है। और जिसको नहीं था ना पता, वो ऐसे तो कि मेंस की तैयारी छोड़ दो, गांव जाओ, है ना, और तुम्हारे तुम्हारे पास जमीन नहीं है तो मेरे पास जमीन है मेरे पास काम कर, वो चाहिए, ये पता होना चाहिए। बेसिक पॉलिटी पढ़ी है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या एस्पेक्ट्स है, पहले हम इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना, हर एक में कुछ एक एडिशंस करते रहे। जैसे क्या कहा जा रहा है कि एक्सेसिव लिमिटेशन है, जब हम बात कर रहे हैं क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्या ये बात सच है? कुछ भी बोलते हैं उसमें एक्सेप्शंस लाई जाती है, बट फिर वही है ना कि क्यों इन एक्सेप्शंस को लाया जा रहा है ना? पहली बात तो ये है कि आर्गुमेंट वैलिड है, पहले तो आपने ये समझाना कि क्रिटिसिज्म है, एक्सेसिव लिमिटेशन है, और कैसे ये आर्गुमेंट वैलिड है। क्योंकि आप कुछ भी बात करते हो उसमें कुछ ना कुछ कैविएट्स ले आते हैं, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन ले आते हैं, जिस वजह से आप एक लूप होल की तरह उसको यूज किया जाता है। बट क्या ये लूप होल है? हाँ, यही बात, यस, आप लिख सकते हो। इसकी क्रिटिसिज्म में नेगेटिव ऑब्लिगेशन हो रहा है, वो ये बताता है कि क्या नहीं करना है। बिल्कुल, जैसे बीपीएस में डिफाइन करते हैं कि क्या करना चाहिए, हाँ, नेगेटिव इन नेचर है, बिल्कुल। अब इसमें साथ में कुछ कुछ ऐड करते रहो, ठीक। पहले हमने समझाया कि ये एक्सेप्शन क्यों है, कि हाँ एक्सेप्शन है, इस वजह से बहुत ज्यादा लिमिटेशन आ रही है, कुछ कर रहे फंडामेंटल राइट पे ही लिमिटेशन। बट फिर दूसरी बात ये आ जाती है, जो लिमिटेशन है क्या वो रिक्वायर्ड है एज पर द डिमांड एंड एज पर द कॉन्टेक्स्ट। तो वही होता है ना कि हर चीज हर समय सही नहीं होती, ठीक है। अब जो डिमांड है, एज पर दी डिमांड, जहां पर जरूरत थी हमको, ओवर द टाइम जब हमने इनको अप्लाई किया, हमको समझ आएगी कुछ चीजों में डिमांड है। जैसे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट सबको है, लेकिन कुछ अब किसी को कम्युनिकेबल डिजीज है तो उसको आप लिमिट कर सकते हो, है ना। तो दैट इज समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल विच वी हैव अंडरस्टूड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। समय जब बीता है तब हमको समझ आया कि ये चीज जरूरी थी, तो वो चीज ला दी गई है, ठीक है। तो जो रिक्वायरमेंट है वही लाई है, और ये किस चीज के लिए है? ताकि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये और बेटर और हर कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सके, ठीक है। वैसे अब देखो कि नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, ठीक है, क्यों कहा जाता है ये? क्योंकि हाँ, पहले जब इंट्रोड्यूस हुई, हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पर जो रिफॉर्म्स हैं, जब रिफॉर्म्स आ रहे हैं तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आए हैं फंडामेंटल राइट्स के। हमने क्या किया, सिंपली जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमने इस्टेब्लिश कर दिया कि ये है लॉ, आपका पॉलिटिकल सिस्टम, आपने इसको यूज करना है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर सोशल, तो ये बात ठीक है, बट ओवर द पीरियड क्या सोशल और इकोनॉमिक नहीं है चीजें आ रही, अब वो चीज, बट जो उस टाइम पर डिमांड थी हमने वो करी एक सिस्टम को एस्टैब्लिश करने की। तो पहले हमने आर्गुमेंट की क्रिटिसिज्म सही क्यों है, बट फिर इसका भी ऑपोजिशन भी हम दे सकते हैं कि आप देखो राइट टू एजुकेशन क्या है, बिल्कुल एक सोसाइटी के लिए अगर हम बात करें आ रहा है, तो विद टाइम आप एग्जांपल दे सकते हो कि नो द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिविंग एंड एज पर द रिक्वायरमेंट्स नई चीजें आ रही हैं। इसी में जैसे हम ये बात कह रहे हैं ना कि दिस इज नेगेटिव इन नेचर, जैसे आपने कहा कि नेगेटिव है, इसका मतलब ये फंडामेंटल राइट्स लिमिटेशन की तरह ही है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बट ओवर द पीरियड अगर आप इसको देखो, अब कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स की वजह से डायरेक्टिव्स आ रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। अब राइट टू फूड क्या है, डायरेक्टिव है। राइट टू एजुकेशन क्या है, डायरेक्टिव है। राइट टू एजुकेशन क्या कहता है ना, कि जो बच्चा है 14 साल तक जो बच्चा है उसको स्कूल में होना है, पढ़ना है, ठीक है। और अगर और उसके लिए सरकार को स्कूल्स बनाने पड़ेंगे, अगर कहीं पर स्कूल नहीं है तो वो बनाना पड़ेगा। तो जब हम इस तरीके से देख रहे हैं तो क्या हम एक चेंज नहीं आएगा, जो नेगेटिव की हम जो बात कर रहे होते हैं, ठीक है, ओवर द टाइम यस इट हैज स्टार्टेड इन अ पॉजिटिव कॉन्नोटेशन आल्सो, और अब हर एक पॉलिसी में एक राइट बेस्ड अप्रोच लाने की कोशिश की जा रही है। पॉलिसीज में अब एक राइट बेस्ड अप्रोच आ चुकी है। हम क्या चाह रहे हैं, हर चीज को फंडामेंटल राइट से कनेक्ट किया जाए। क्यों? फिर क्या होता है, इंसान कोर्ट जा सकता है, रेंट कर सकता है,
राइट टू फूड की बात करें, ठीक है, फिर क्या हम बात करते हैं कि क्लैरिटी नहीं है कि पब्लिक ऑर्डर, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, तो कैसे इन शब्दों को कहीं पर भी प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। तो वही बात है, फिर इनको ओपन टू इंटरप्रिटेशन दिया गया। बेसिकली जो टर्म्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन होती है इन दी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इनकी डेफिनेशन अलग है, इसलिए इनको ऐसा रखा गया, ठीक है ना। जैसे अगर हम समझने की कोशिश करें, जैसे यहाँ क्या बात हो रही है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, और ये किसके हाथ में रखा गया है, क्या ये ऐसा ना कि वेग है कि कौन चेक कर, कौन बोलता है, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ये पावर दे दी है कि वो एम्बिट ज्यादा बड़ा कर सकता है, और विद चेंजिंग टाइम, है ना, वो नई चीजों को इंक्लूड कर सकता है। तो इससे क्या हो रहा है, तो ये बेटर चीज है ना, कि इनको प्रॉपर, आप जो चीज चेंज हो रही है विद टाइम, उसके लिए फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं देनी चाहिए, और ये अच्छी चीज है। इससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और अलाइव हो रहा है, लिविंग है, वो रिस्पॉन्ड कर सकता है, वो रिएक्टिव है, रिस्पॉन्सिव है, फिर नॉट परमानेंट, ठीक है। इसमें क्या बात किया जा रहा है कि बीच में इमरजेंसी लगा देंगे, है ना, जैसे इमरजेंसी हो रही है उस टाइम पर इसमें परमानेंसी नहीं रहेगी। अगर हम इस चीज की बात करते हैं, परमानेंसी नहीं सर, पहला तो क्या रहेगा, नॉट परमानेंट, सैक्रोसैंक्ट नहीं। इसमें हम क्या बात कर सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बदला जा सकता है, लेजिस्लेचर का जब मन करे लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकती है, फंडामेंटल राइट अमेंड की जा सकती है, ये बात है, ठीक है। हाँ, उनके हाथ में हमने देख लिया। पहली बात क्या है, वो लोग इलेक्ट की गए हैं लोगों के द्वारा, तो जो चीज उनको सही लगेगी वो ओवर द पीरियड कर सकते हैं, अगर उनके हाथ में है। आर्टिकल 21 सर वेल डिफाइंड है, बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। अब इसमें एक और चीज कही जा रही है ना, जैसे हम कह रहे हैं कि परमानेंट नहीं है, इनको चेंज किया जा सकता है, फिर दूसरी चीज क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। जब हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात करते हैं, तो ये जो, देखो आप चेंज तो कर सकते हो, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिस है, जिस बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसको नहीं बदल सकते, ठीक है। तो ये बात है, हम बेसिक स्ट्रक्चर को टोटली नहीं बदल सकते, बट हाँ एज पर द रिक्वायरमेंट आप फंडामेंटल राइट चेंज कर सकते हो, बस कॉन्स्टिट्यूशन का जो एसेंस है वो खत्म नहीं होता, वो हमने प्रॉपर सेफगार्ड रखा हुआ है। बेसिक स्ट्रक्चर इज अ वेरी बिग सेफगार्ड, उसके अलावा अगर जरूरत होती है तो हाँ, और ज्यादातर हमने क्या किया है, कर्टेल किया है कि एम्बिट बढ़ाई है, फिर बता दो कि राइट टू प्राइवेसी है, बढ़ रहा है, देखो प्राइवेसी तक इसमें आ गई है, नाज फाउंडेशन, राइट टू प्रॉपर्टी वो कटेल होगी। हाँ, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि लोगों के वेलफेयर के लिए राइट टू प्रॉपर्टी को हटाना जरूरी था, इसलिए उसको कर दिया और उसको नॉर्मल लीगल राइट बना दिया गया। बेसिक स्ट्रक्चर तो अल्टर हुआ ही है कहीं, अगर आपने एक पूरा लॉ क्या कहता है, क्या आप बात करेंगे, चेंज तो हुआ है अगर हम प्रॉपर्टी हटा रहे हैं, बट देखो बेसिक एथोस क्या है जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, कि कौन है सुप्रीम, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर ये चीज आपने बदल दी कि पीपल सुप्रीम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम है, बदल गया या प्रेसिडेंट सुप्रीम है। फिर सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हम सॉवरेन है, ठीक है, हम सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, आप धर्म पे कर दो कि नहीं हम इंडिया इज अ हिंदू स्टेट या मुस्लिम स्टेट, फिर हम सेक्युलर नहीं रहे, है ना। डेमोक्रेटिक इलेक्शन, हम डेमोक्रेसी से इलेक्शन नहीं कराएंगे, हम लोग क्या करेंगे, ऐसी एक ही इंडिविजुअल को लाइफ टाइम के लिए बना दिया ना। रिपब्लिक, इलेक्टेड हेड, हमारा इलेक्टेड हेड अगर रहा हो, अगर आप इन चीजों में बदलाव करो, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, अगर आप इसमें बदलाव करो, ये है जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें बदलाव अलाउड नहीं है। इसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर की एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने दी, उसके अंदर कुछ पॉइंट, जैसे आपने पढ़ा होगा चैप्टर, तो उसमें क्या है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ये सब बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर इंक्लूडेड है, तो वो जो चीजें हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। जो अमेंडिंग प्रोसेस है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में है, आप अमेंडिंग प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदल सकते हो, सिंपल मेजोरिटी किन चीजों में चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी किन चीजों में चाहिए, वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो इस तरीके वो चीजें आती है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, तो ठीक है। और उसमें अगर आप ये करके अब आप राइट टू प्रॉपर्टी हटा दें, ठीक है, आपने हटाया, बट हाँ आपने जो स्ट्रक्चर था, मतलब अब हम समझ रहे हैं बेसिकली वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में डिफाइन किया है,
कि वो क्या है, उसके अंदर क्या पॉइंट्स है। इसीलिए मान लो जब बेसिक स्ट्रक्चर में क्वेश्चन आता है, ये भी आ सकता है क्या चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड की जाती है, ठीक है। बट अब हाँ, ये चीज हम बोल सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे कि फिर तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चलेगी पावर, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या है, लास्ट में जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है वो पावर का एक बैलेंस रखा गया है। इस चीज को समझो, क्या वो परफेक्ट है? नहीं, हमने एक बैलेंस बना दिया है कि पार्लियामेंट जो बदलना चाहे बदल सकती है, बस बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती। तो इससे क्या बोल दिया, पार्लियामेंट तुम सुप्रीम, और दूसरी तरफ क्या बोल दिया, बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। इससे क्या बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट आप भी ऐसे रहो कि ऐसा नहीं है कि एब्सोल्युटली वो कुछ कर सकते हैं, आपके हाथ में पावर है, ठीक है। तो ये एक बैलेंस है जो केशवानंद भारती के जजमेंट से आया है। हाँ, उससे बड़ा जजमेंट, बड़ा बेंच बैठे तो ये भी बदला जा सकता है, दिस इज नॉट दी अल्टीमेट फाइनल थिंग, ठीक है। ये भी बदला जा सकता है, हो सकता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हटा दी जाए कभी फ्यूचर में अगर उसकी जरूरत हो, बट ये बड़े टाइम से चला आ रहा है और सही चल रहा है, इसलिए रहने दिया हुआ है। दोनों खुश है, जुडिशरी खुश है, लेजिस्लेचर भी खुश है। लेजिस्लेचर जो बदलना चाहे बदलो, और जुडिशरी को ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो चलो वापस आते हैं, जो हम परमानेंसी की बात कर रहे थे, तो बेसिक स्ट्रक्चर है जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कुछ चीजें तो परमानेंट है, जो जरूरी है, एसेंशियल है, और जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस डिफाइन होता है, वो आपकी फिक्स है। फिर हम क्या कह रहे हैं, सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, कि इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड हो जाता है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि फंडामेंटल राइट की उस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी चला जाता है। लेकिन हम क्या बात करते हैं, बेसिक किस रहता है, तो जो सबसे एसेंशियल है वो तो रह रहा है, राइट टू लाइफ रह रहा है, और ऐसे हर किसी को पकड़ नहीं सकते, ठीक है, वो चीज तो रहेगी। प्लस दूसरी बात क्या होती है, अगर आर्म्ड रिबेलियन है तो 19 में रहता है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन में चला जाता है, बट रहता है अदरवाइज, है ना, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये एस्पेक्ट्स रहेंगे, तो जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो रह रहे हैं, जो बाकी है हाँ वो चले जाते हैं। बट क्या इसका मतलब ये है कि वो खत्म ही हो गए? मतलब जब इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पे अगर किसी ने कोई क्राइम किया, क्या उसको कभी सजा नहीं मिलेगी? ऐसा तो नहीं। हम बस क्या कह रहे हैं कि उस पीरियड के लिए, है ना, इसके लिए कोर्ट में जाना थोड़ा रुक जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिचुएशन इमरजेंसी है, इमरजेंसी में तो छोटी मोटी चीजें अब इमीडिएटली उसके लिए, अब आप बोल रहे हो मेरे प्रॉपर्टी का इशू हो गया भाई, ठीक है, एक इमीडिएट इशू, मतलब आपके लिए तो बहुत बड़ी चीज है, बट देश के हिसाब से सोचो यार, वॉर हो रही है इस टाइम पे, तुम्हारे अपनी प्रॉपर्टी की पड़ी है, पता लगे सारा इलाका ही उनके पास चला जाएगा, क्या तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जो बेसिक है ना, नॉट अर्जेंट जो चीजें हैं उनको रख दिया, वो ऐसा हो सकता है बाद में भी की जा सकती है, लेकिन जो अर्जेंट चीज है वो तो है, राइट टू लाइफ। हर कोई आपको ऐसे नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता, मार नहीं सकता, उन चीजों की तो प्रोटेक्शन है, ठीक है, डिटेंशन ऐसे नहीं दे सकते। तो वही हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, सिंपली वो सस्पेंड हो रही है फॉर द टाइम बीइंग, और बाद में उनको अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट है। फिर हम क्या बात कर रहे हैं, ये एक्सपेंसिव रेमेडी है, क्या ये बात ठीक है? रेमेडी एक्सपेंसिव है ना। बट एक और चीज, तो ये बिल्कुल कि कोर्ट में जो पैसा लगता है बहुत ज्यादा है, तारीख पे तारीख है, खर्चा बहुत हो रहा है, बट वही सरकार क्या कर रही है, जो एनजेएसी है, नेशनल जुडिशियल नहीं सॉरी नालसा, NALS, नालसा, तो क्या नालसा फ्री लीगल एड टू द पुअर की बात करती है? ठीक है सर, नालसा फ्री लीगल एड की बात कर रही है, तो वो चीज आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट है, टेली लॉ है ना? और हाँ, इसमें पैसा भी है कि अगर कोई इंडिविजुअल नालसा के अंडर रहता है, कि अगर आपके पास इसमें जैसे ना कि कोई जैसे जेल में था, या फिर कोई ऐसे होते हैं ना, विमेन चिल्ड्रन, है ना, डेस्टिट्यूट विडो, या बिलो पॉवर्टी लाइन, वो सब नालसा के अंडर आ सकते हैं। तो हमने एक तरीका रखा हुआ है, और इससे जब ये नहीं था तब भी सरकारी वकील मिलता था, जिनके पास वकील नहीं होता उसको सरकारी वकील मिलता था। बस ये है कि आपको ऑप्शन दी गई है कि आप अपने हिसाब से काउंसिल ले सकते हैं। फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन की हम बात करते हैं, है ना, कि हाँ कोई भी जो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे ना डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं होती, बट हाँ हमारे में रही है, जो फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर सकते हैं, किसी भी इंसान को पकड़ के जेल में डाल सकते हैं, किसी भी इंसान को हाउस अरेस्ट किया जा सकता है शक के बिना पर, ठीक है। तो ये बात ठीक है, और कई लोग बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो वही है, क्या इसका हम सही यूज कर रहे हैं? देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन में खुद प्रोविजन है,
पहले प्रूव तो करना पड़ेगा ना यार, कि अगर रीजन होता है जिसके बेसिस पर इंडिविजुअल को प्रिवेंटिव डिटेंशन दिया जाता है, और फिर वही होता है ना कि ओवर द पीरियड वो उसको चैलेंज भी कर सकता है। ये किसी भी इंसान को 2 महीने से ऊपर नहीं रख सकते जब तक कि एक कॉम्पिटेंट, फिर जो होता है ना कि ग्रुप है, वो कॉम्पिटेंट ग्रुप आप डिसाइड करेगा कि इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। उस पीरियड में उस सब्सटैंटिव एविडेंस होना चाहिए कि जो हम शक कर रहे थे वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब जैसे किसी का फोन टैप करना है, ठीक है, आप हर किसी का फोन टैप नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि एक लेवल है ना, उससे नीचे के जो ये कहते हैं जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव, उस लेवल पे वो डिसीजन दिया जाएगा, फिर 15 दिन टैप किया जाएगा फोन। अगर उसमें कोई एविडेंस निकलता है तो फिर आगे कंटिन्यू किया जा सकता है, वरना कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। और अगर उसमें कोई नहीं निकला इशू, तो फिर क्या होगा कि जो पुराना टाइम था, ठीक है ना, जो पुरानी रिकॉर्डिंग थी उसको डिलीट कर दी जाएगी। अब ऐसे रख नहीं सकते किसी का भी मटेरियल, जो क्या बात कर रहा है। राइट टू फॉरगेट अलग, इसमें राइट टू प्राइवेसी आ जाता है। मान लो हमने किसी इंडिविजुअल का मटेरियल रखा थोड़े थोड़े दिन, वो भी तब है अगर शक है, तो मैजिस्ट्रियल लेवल का जो बंदा होगा वो डिसाइड करेगा कि आप स्टार्ट करो, 15 दिन में कोई एविडेंस निकलना चाहिए, नहीं निकला तो फिर वो पुराना भी डिलीट करो, ठीक है। राइट टू फॉरगेट ऐसा है कि मैं नहीं चाहता इंटरनेट पे मेरा कुछ मटेरियल रहे, तो मैं बोलूंगा इसको डिलीट कर दो, वो डिलीट करना पड़ेगा, वो चीज रहेगी, ठीक है। फिर नो कंसिस्टेंट फिलॉसफी, ना कभी क्या बोल रहे हैं कभी क्या बोल रहे हैं, ऐसा ये बदलता रहता है ना। इसके एग्जांपल दे सकते हैं। इशू क्या है, देखो मतलब अगर इस चीज को समझे ना, कंसिस्टेंट फिलॉसफी, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखो वो एक कंसिस्टेंट फिलॉसफी है। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था वो बना ही मल्टीपल विचारों के कन्वर्जेंस से है। एक ने बोला, दूसरे ने बोला, हमने एक आइडिया उठाया बाहर से, मान लीजिए हमने फेडरलिज्म का आइडिया उठाया, फिर उसको इंडिया की कंडीशन के हिसाब से अप्लाई किया। कम्युनिज्म का आइडिया उठाया, इंडिया के हिसाब से सोशलिज्म कर दिया, सोशलिस्ट, ठीक है ना। तो हमने जो भी चेंज है तो कंसिस्टेंट, जो कुछ चीजें हैं जो कंसिस्टेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर में लिखा है वो चीजें चेंज नहीं होती, ठीक है। लेकिन हाँ, विद द चेंजिंग टाइम्स फंडामेंटल राइट्स एंड इश्यूज को आंसर कर रहा है, एड्रेस कर रहा है। इसीलिए हम ये बात कहते हैं कि इट इज विद द चेंजिंग टाइम इट इज ग्रोइंग। तो जो फिलॉसफी है वो चेंज नहीं हो रही है, वो इवॉल्व कर रही है। राइट टू लाइफ में पहले पोल्यूशन नहीं होता था, अब ये पोल्यूशन वाले एस्पेक्ट्स भी आ गए, फिर प्राइवेसी वाले एस्पेक्ट भी आ गए, और फ्यूचर में क्या पता है इंटरनेट भी राइट टू लाइफ में हो। भाई जिसको इंटरनेट नहीं मिल रहा, मतलब ये जरूरी है राइट टू इंटरनेट, नहीं हर आदमी को फ्री इंटरनेट मिलना चाहिए। ये जो चीजें हैं, हो सकता है एक टाइम ऐसा हो कि वो जरूरी हो जाए, ठीक है ना। तो ओवर द पीरियड हम फिर वही हम कहेंगे, हमने क्या बात करी कि पार्ट 3 इसमें क्रिटिसिज्म है, तो ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है या नहीं है, तो हम दोनों बातें करेंगे। एक, ये आर्ग्यूमेंट पैदा ही क्यों हुआ, पहले तो बताना पड़ेगा ना जिस वजह से वो आर्ग्यूमेंट वैलिड है, किस कॉन्टेक्स्ट में, और फिर कुछ कॉन्टेक्स्ट में हम बोलेंगे कि ये वैलिड नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट का खेल है और कुछ नहीं, है ना। कोई भी चीज है किसी कॉन्टेक्स्ट में वो सही होती है, किसी कॉन्टेक्स्ट में वो सही नहीं होती है।